Subscribe Kalyani Online Classes channel for all गुड exams. मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रजत कल्याणी। आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास साइंस का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। चैप्टर पर चलने से पहले हम कुछ जानकारी ले लेते हैं केमिस्ट्री के बारे में कि केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ मैटर्स एंड इट्स प्रॉपर्टी। केमिस्ट्री एक वो चीज़ है जो हमें बताती है कि मैटर्स को के बारे में या फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें अधिक जानकारी देती है। सेकेंड पॉइंट, हाउ एंड वाई मैटर्स कंबाइन और सेपरेट टू फॉर्म अ सब्सटेंसेस। किस तरीके से सब्सटेंसेस जो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं या एक दूसरे से अलग होते हैं और बनाते हैं एक नए सब्सटेंसेस, वो सारी चीज़ें हमें केमिस्ट्री के बारे में पता लगती हैं, फिर केमिस्ट्री हमें बताती हैं। अच्छा, अब बात आती है मैटर क्या होता है। तो जैसे कि हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड टेक अप स्पेस। हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि मैटर वो चीज़ है, वो हर एक चीज़ मैटर कहलाती है जो कुछ ना कुछ जगह घेरती हो या फिर उसका कुछ ना कुछ वजन हो। उन सारी ही चीज़ों को हम मैटर का नाम देते हैं। जैसे कि हम बुक्स की बात करें, बुक्स हमारी टेबल पर रखी हुई हैं, तो बुक्स के अंदर कुछ वेट भी होता है और वो एक हमारी टेबल का कोई स्पेस भी कवर अप कर रही होती है। इस तरीके की सारी चीज़ों को मैटर का नाम देते हैं। और इसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी हम 9th क्लास में ले चुके हैं, हमारा साइंस का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ कॉमन सी चीज़ें या फिर जो हमारी डेली लाइफ में कहीं रिएक्शंस होती हैं हम उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। हमने देखा होगा कि अगर हम गर्मियों के दिनों में दूध को कुछ टाइम के लिए रूम टेम्परेचर पे छोड़ दें तो वो दूध खराब हो जाता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ खट्टापन सा आ जाता है। या हम लोहे की किसी चीज़ को, किसी सब्सटेंसेस को या फिर किसी कील को ही अगर हम एटमॉस्फेयर में छोड़ दें, जहाँ एटमॉस्फेयर थोड़ा ह्यूमिड हो, ह्यूमिड दैट मीन्स थोड़ा सा वाटर कंडीशंस हो उसके अंदर, उसको ऑक्सीजन मिले, तो हम देखेंगे कि जो वो लोहे की कील होगी उसके ऊपर एक ब्राउन से कलर की कोडिंग आ जाती है। उस कोडिंग को रस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, वो भी एक केमिकल रिएक्शंस का पार्ट होता है। या फिर जो हम खाना पकाते हैं, खाना कच्चा होता है, जब हम वेजिटेबल्स की बात करें या फिर पल्सेस की बात करें, वो जब कच्ची होती है फिर हम उनको प्रिपेयर करते हैं खाने के लिए, फिर जब खाना बनाते हैं तो वो पक जाता है। या फिर हम खाने को कुछ टाइम के लिए छोड़ दें गर्मियों के दिनों में। खाना छोड़ना मतलब ये नहीं कि खाएं ना, हम खाना छोड़ना दैट मीन्स हम उसको रूम टेम्परेचर पर लेफ्ट कर दें कुछ टाइम के लिए या फिर कुछ घंटे के लिए, तो हम देखेंगे कि वो खाना भी क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे कुछ डेली लाइफ के एग्जांपल्स थे जो कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी देखते हैं कि हर एक जगह केमिकल्स रिएक्शंस हो रही हैं। इससे हमें एक और जानकारी मिलती है कि साइंस या फिर केमिस्ट्री वो नहीं है जो हम बुक्स में पढ़ रहे हैं। साइंस और केमिस्ट्री वो है जो हम डेली लाइफ में देख रहे हैं। हम साइंस को एक इजी वे में तब पढ़ सकते हैं जब हम उसको डेली लाइफ से कनेक्ट करें। हम कुछ भी चीज़ कर रहे हैं, हम उसके अंदर कोशिश करें कि इसके अंदर कौन सी साइंस इन्वॉल्व हुई या उसके अंदर कौन सी साइंस लगी या फिर हमने या ये किस चीज़ का यूज़ करके किया। और बेसिक सी काफ़ी सारी कॉमन सी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मैंने ये 4 एग्जांपल्स आपको दिए। अब मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में और ऐसे कुछ एग्जांपल्स दें जो आपने डेली लाइफ में देखे हों केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड। अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर्स में। आगे, तब क्या होगा जब हमारा मैग्नीशियम रिबन को हम एयर की प्रेजेंस में बर्न कर दें, तो क्या होगा। तो देखिए, जैसे कि हम इस फोटो के अंदर, इस मैंने जो पिक्चर डाली है इसके अंदर हम देख सकते हैं जो हमारा कैल्शियम रिबन है वो काफ़ी तेज वाइट डैशिंग फ्लेम दे रहा है, एकदम तेज सी सफ़ेद सी कलर का धुआं दे रहा है और काफ़ी तेज रोशनी में जल रहा है। ठीक है ना, तो ये हमें मिलेगा और उसके बाद में जो हमारा मैग्नीशियम रिबन होगा वो वाइट पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारा एक्टिविटी नंबर 1 है एनसीईआरटी में, तो इसको काफ़ी ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ठीक है, एक केमिकल रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो केमिकल रिएक्शन के अंदर बेसिकली हमें 4-5 चीज़ें देखने मिलती हैं। अगर हमें ये 4-5 चीज़ें कहीं देखने मिल जाए तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, इसके अंदर केमिकल रिएक्शन हुई है। जैसे कि
या तो उसकी स्टेट चेंज हो जाए, मतलब जो हमारा मैटर था वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में, या फिर गैसियस से सॉलिड में, मतलब किसी भी स्टेट्स में वो सिर्फ अपनी स्टेट्स को चेंज कर ले। दूसरा, उसका कलर चेंज हो जाए, कि वो पहले किसी और कलर में था बाद में किसी और कलर में हो जाए। जैसे कि अभी हमने मैग्नीशियम वाली रिएक्शंस में ये देखा कि मैग्नीशियम किस में कन्वर्ट हो गया, मैग्नीशियम रिबन वाइट कलर के पाउडर्स में कन्वर्ट हो गया, तो वहाँ पर हमें चेंज ऑफ कलर देखने मिला। हमारी गैस निकल रही हो किसी रिएक्शंस को करने के बाद में, जैसे कि हम रेस्पिरेशन सांस लेते हैं, सांस लेते समय हम ऑक्सीजन छोड़ते हैं, सॉरी ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो वहाँ हमने ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड निकाली ना, तो वो किसी गैसेस का निकलना, उसको भी हम केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर, किसी के टेम्परेचर में चेंज हो जाए, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, हमने खाना बनाने की बात करी थी, तो जब हम खाना बनाते हैं सब उनको हम हीट देते हैं, टेम्परेचर उनका राइज अप करते हैं, तो वो भी हमारी एक केमिकल रिएक्शंस हो गई। ऐसी ही 4-5 चीज़ें ये होती हैं, जो अगर इनमें चेंजेस दिखें तो हम उन चीज़ों को केमिकल रिएक्शंस का नाम दे सकते हैं। ठीक है। अभी जैसे कि हमने इस चैप्टर का नाम पढ़ा कि केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशन, बट केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशंस में डिफरेंट क्या होता है, बेसिक सी चीज़ ये समझो। तो इसे समझने के लिए जैसे कि देखो, हमने अभी वही एक्टिविटी नंबर 1 से ही इक्वेशंस ली है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दैट गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो हमें दिया है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस का नाम देते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम रिएक्शंस का नाम देते हैं इसको। ये जो हमारा जो नेमिंग के फॉर्म में होगा उसको हम रिएक्शंस का नाम दे सकते हैं, और जो हमारा ये सिंबॉलिक फॉर्म में है, इसको हम इक्वेशंस का नाम देंगे। जैसे कि हमने नीचे दिखा रखा है, मैग्नीशियम का सिंबल Mg, ऑक्सीजन का सिंबल O2। मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा है वो हमें, इसको क्या बोल दिया हमने, MgO2। अब इसमें एक चीज़ और नोटिस करने वाली बात है, मैंने यहाँ आपको दिखा रखा है कि एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड है और एक तरफ राइट हैंड साइड है। इस चीज़ को नोटिस कीजिएगा, हमारे लेफ्ट हैंड साइड में वो चीज़ें हैं जो हमने रिएक्शन में ली, उनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। वो चीज़ें जिनको लेकर हम रिएक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं, उनको हम लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, और उनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं। वही दूसरी तरफ जो चीज़ हमें रिएक्शन के बाद मिली, उनको हम राइट हैंड साइड में रखते हैं, और उनको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है। तो जैसे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स हैं, वो एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, एक या एक से ज़्यादा कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, तो उनको ऐड करने के लिए या फिर उनको एक साथ दिखाने के लिए हम प्लस साइन का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं, हमने मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन लिख रखा है, तो ये हमें बताता है कि हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, हम दोनों एलिमेंट्स को कंबाइन किया, उसके बाद में हमें एक नई चीज़ मिली। यही हमारी रिएक्शंस के अंदर हम देख सकते हैं। और इस रिएक्शंस के अंदर आप एक चीज़ नोटिस करिएगा कि ये रिएक्शन जो है हमारी अनबैलेंस्ड रिएक्शन है या फिर अनबैलेंस्ड इक्वेशंस हैं। इसके अंदर हम देखें तो हमारे पास मैग्नीशियम का एक एलिमेंट्स है, एक एटम है, सॉरी, ऑक्सीजन के दो एटम हैं। वहीं हम दूसरी तरफ देखें तो मैग्नीशियम का एक एटम और ऑक्सीजन का एक एटम। दैट मीन्स ये नंबर ऑफ एटम्स जो हैं रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में वो इक्वल नहीं है। तो इस तरह की रिएक्शंस को हम अनबैलेंस्ड रिएक्शंस भी बोलते हैं या फिर अनबैलेंस्ड इक्वेशंस भी बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये जो अनबैलेंस था, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, इसका मतलब ये हम कैसे बोल सकते हैं कि अनबैलेंस्ड है। तो इसे जानने के लिए हम फिर से 9th क्लास की किताबों को देखते हैं। वहाँ हमने 9th क्लास में एक चीज़ पढ़ी थी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें क्या बताता है, द टोटल मास नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शंस। इसका मतलब क्या हो गया कि जितना मास हमने रिएक्टेंट में लिया था उतना ही मास हमें प्रोडक्ट में मिलना चाहिए। अगर वो कम या ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब हमारी रिएक्शंस क्या है, अनबैलेंस्ड है। अच्छा, दूसरे वर्ड्स में बात करें तो नंबर ऑफ एटम्स जो हमारे रिएक्टेंट में थे उतने ही नंबर ऑफ एटम्स हमारे प्रोडक्ट में रहने चाहिए। दैट मीन्स नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स रिमेन्स सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन।
मतलब केमिकल रिएक्शन शुरू होने से पहले या फिर केमिकल रिएक्शन खत्म होने के बाद जो हमारे नंबर ऑफ एटम्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। तब अगर वो इक्वल हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड इक्वेशंस बोलेंगे। और ये बात तो हमें पता लगी चुकी है। चलिए अब देखते हैं एक बैलेंस्ड इक्वेशन का एग्जाम्पल। ये हमने एक इक्वेशन दे रखी है, इसमें हम जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो वो हमें क्या दे रहा है, जिंक सल्फेट प्लस के हाइड्रोजन। तो यहाँ हम देखें तो देखिए रिएक्टेंट मैंने एक टेबल बना के तैयार की है जिसके अंदर हमने एलिमेंट्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट, नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट। तो जिंक एलिमेंट वन जिंक के अंदर एटम कितना, एक एटम। प्रोडक्ट के अंदर भी कितना एटम है, एक एटम। हाइड्रोजन रिएक्टेंट के अंदर दो एटम, प्रोडक्ट के अंदर दो एटम। सल्फर रिएक्टेंट के अंदर एक एटम, प्रोडक्ट के अंदर एक एटम। ऑक्सीजन रिएक्टेंट के अंदर चार एटम, प्रोडक्ट के अंदर चार एटम। इससे हमें क्या पता लगा, जितने नंबर ऑफ एटम्स हमारे रिएक्टेंट में थे उतने ही नंबर ऑफ एटम्स हमारे कहाँ है, प्रोडक्ट में। मतलब जितने नंबर हमारे लेफ्ट हैंड साइड में थे उतने ही हमारे राइट हैंड साइड में। दैट मीन्स ये इक्वेशन कैसी है, बैलेंस्ड इक्वेशन है। जहां हमने पहली इक्वेशंस जो देखी थी वो हमने देखा था यहाँ हमारे इक्वेशंस जो थी वो क्या थी, बैलेंस्ड नहीं थी। अच्छा बैलेंस्ड इक्वेशन अनबैलेंस्ड इक्वेशन ये हमें पता लग गया। ये क्यों करना है ये भी हमें पता लग गया, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से हमें इन्हें बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, बट थर्ड चीज़ जो आती है, अब हम इसको सीखेंगे कि किस तरीके से इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो बैलेंस करने की अप्रोच या फिर उसका तरीके की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम एक रिएक्शन देख लेते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, Fe प्लस के H2O दैट्स गिव Fe3O4 प्लस के H2। यहाँ हमने एक रिएक्शन ले लिया। इस रिएक्शन को बैलेंस करने से पहले जो सबसे पहला स्टेप होता है वो हमारा सबसे पहला स्टेप ये है कि यहाँ के जितने भी कंपाउंड्स हैं उन सबको बॉक्स के अंदर बंद कर दीजिए। जैसे कि यहाँ हमने देख रखा है कि Fe अलग बॉक्स में बंद है, H2O अलग बॉक्स में बंद है, Fe3O4 अलग बॉक्स में बंद है और H2 अलग बॉक्स में बंद है। इससे हमें ये पता लगता है कि हमने जब इसके चारों ओर बॉक्स कर दिया दैट मीन्स हम इन कंपाउंड्स के अंदर कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। किसी भी तरीके का कोई भी छेड़छाड़ हम इनके अंदर नहीं कर सकते हैं। हमें जो भी करना होगा हम ब्रैकेट के बाहर से ही इक्वेशंस को बैलेंस्ड करेंगे। सेकंड स्टेप में हम ये देखेंगे कि किस एलिमेंट्स के अंदर कितने आइटम्स हैं रिएक्टेंट में और कितने आइटम्स हैं प्रोडक्ट में। जैसे कि हमने पुरानी टेबल में देखा था, यहाँ देखिए Fe के अंदर एक एटम है रिएक्टेंट के अंदर और तीन एटम है प्रोडक्ट के अंदर। हाइड्रोजन एक एटम रिएक्टेंट के अंदर, दो एटम प्रोडक्ट के अंदर। ऑक्सीजन एक एटम ऑक्सीजन के अंदर और रिएक्टेंट के अंदर और चार एटम प्रोडक्ट के अंदर। तो यहाँ से हमें साफ साफ पता लग रहा है नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में जो है वो बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। तो इक्वल नहीं है दैट मीन्स ये कैसी रिएक्शन है, अनबैलेंस्ड रिएक्शन है। अब हमें इसे बैलेंस्ड करना सीखना होगा। ठीक है, थर्ड स्टेप में चलते हैं। थर्ड स्टेप हमारा कहता है कि हम उस कंपाउंड्स को देखें या फिर उस कंपाउंड्स को सबसे पहले बैलेंस्ड करने की कोशिश करें जिसके अंदर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम होंगे। तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम कहाँ थे, ऑक्सीजन के अंदर थे। किसके अंदर थे, ऑक्सीजन के अंदर। तो हम सबसे पहले यहाँ ऑक्सीजन एटम की ही बात करेंगे या फिर ऑक्सीजन एटम को ही बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो हम देखिए यहाँ हम देख सकते हैं हमारे प्रोडक्ट के अंदर ऑक्सीजन के एटम्स कितने, चार एटम हैं। ऑक्सीजन के एटम कितने, चार। जबकि हमारे रिएक्टेंट में ऑक्सीजन के एटम कितने थे, एक एटम। कितने एटम थे, एक एटम। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपने रिएक्टेंट में। हमने क्या किया, रिएक्टेंट में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप नीचे इक्वेशंस देख लीजिए, हमें कुछ इस टाइप से मिलेगा। यहाँ हमारे पास 4 ऑक्सीजन के एटम्स, तो हमने क्या किया, बाहर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। पूरे वाटर को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ हम इसको H2O4 नहीं लिख सकते हैं, ये गलत है। ना ही हम इसको H2O8 की फॉर्म में कुछ लिख सकते हैं। दैट मीन्स हम ब्रैकेट के अंदर कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। अगर हमने ब्रैकेट के अंदर कुछ भी किया तो वो गलत है।
हमने पूरे की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के बाहर से करी है, ये सही तरीका है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऐसी गलती ना हो, क्योंकि कुछ लोग ऐसी गलतियां भी काफ़ी कर देते हैं। तो जब हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया पूरे वाटर को, तब हमें क्या मिलेगा? अभी देखो, 2 एटम हाइड्रोजन के पहले थे और 4 से हमने मल्टीप्लाई करी, 4 2 जा 8, दैट मीन्स हमारे हाइड्रोजन एटम कितने हो गए? वो 8 हो गए अब। और हमारे ऑक्सीजन एटम कितने हो गए? 1 पहले था, मल्टीप्लाई बाय हमने 4 से करी, दैट मीन्स हमें कितना मिला? 4 मिल गया। दैट मीन्स हमें क्या मिला? 4 मिल गया। चलिए, अब ये हमारे ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो गए, बट अब हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन रिएक्टेंट में हमारे कितने हो गए? 8 हो गए, और प्रोडक्ट में कितने हैं? 2 हैं। तो अब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए हमने फिर से क्या किया? फिर से हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, किसमें? हाइड्रोजन एटम में। तो हमने देखा वही फिर से 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू कितने एटम हो गए? 8 एटम। 8 एटम हमारे रिएक्टेंट में मिल गए और 8 एटम हमारे प्रोडक्ट में मिल गए। दैट मीन्स वो वैल्यू क्या हो गई? इक्वल्स हो गई। अब सिर्फ एक चीज़ बची जो हमारी अनइक्वल है, वो क्या है? हमारा आयरन, दैट मीन्स Fe। तो देखिए, Fe के 3 एटम कहाँ है? हमारे प्रोडक्ट में, और रिएक्टेंट में एक ही एटम है। तो हम इसे करने के लिए क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई, फिर से वही 3 मल्टीप्लाई बाई 1, दैट्स गिव 3। ठीक है, तो ये क्या हुआ? हमारी रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई बहुत ही आसानी से। ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस समझना है आपको। ठीक है, देखिए ये हमारी बैलेंस रिएक्शन आ गई है। अब हम इसको एक बार चेक कर लेंगे कि इसके अंदर सब चीज़ बराबर है या नहीं है। देखिए, पहले Fe से स्टार्ट करते हैं। 3 Fe के आइटम, 3 ही Fe के आइटम। ठीक है, 4 2 8 हाइड्रोजन, 4 2 8 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन और 4 ही ऑक्सीजन है। दैट मीन्स हमारी इक्वेशन क्या है? ये बैलेंस्ड हो गई है। ठीक है, अब ये जो हमने तरीका सीखा पूरा कि किस तरीके से इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं या फिर किस तरीके से इक्वेशंस हैं, तो इस तरीके को हम हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड। द नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट्स on the both sides of equations are equal. This method of balancing chemical equation is called a hit and trial method. ठीक है, हमने इक्वेशंस को अनबैलेंस से बैलेंस्ड करना सीखा उस तरीके से, जिस तरीके से हम बैलेंस्ड किया उस इक्वेशंस को, उसको हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। ठीक है, बट ये भी रिएक्शंस बैलेंस्ड हो गई है, बट इसमें हम कुछ और चीज़ें ऐड करके इस रिएक्शन को और परफेक्ट बना सकते हैं। जैसे कि हम उसके फिजिकल स्टेट्स के बारे में बात कर लें कि भाई उसकी फिजिकल स्टेट कैसी है, और हम उसको ऐड कर दें रिएक्शंस के अंदर या फिर इक्वेशंस के अंदर, तो वो और ज़्यादा परफेक्ट लगेगी। जैसे कि लिक्विड के लिए हम स्मॉल एल का इस्तेमाल करते हैं। कोई मैटर या फिर कोई कंपाउंड्स अगर अपनी लिक्विड स्टेट्स में होगा तो हम उसको एल से रिप्रेजेंट करेंगे, और गैसेज स्टेट में होगा तो जी से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्वस स्टेट में होगा तो EQ से रिप्रेजेंट करेंगे, सॉलिड स्टेट्स में होगा तो S से रिप्रेजेंट करेंगे। ये सारी ही चीज़ें या फिर ये सारी ही डिटेल्स हम केमिकल इक्वेशंस के अंदर ऐड अप कर सकते हैं, उसको और ज़्यादा परफेक्ट बना सकते हैं। जैसे कि हमने नीचे इक्वेशंस में देखा, हमने वही पुराने वाली इक्वेशंस को लेके कि भाई हमारा Fe सॉलिड स्टेट में, H2O गैसेज स्टेट में लिया है हमने, Fe3O4 सॉलिड स्टेट्स में लिया है, और H2 गैसेज स्टेट्स में लिया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। कुछ और चीज़ें भी होती हैं जिनको हम ऐड अप कर सकते हैं रिएक्शन के अंदर या फिर इक्वेशंस के अंदर। देखिए, समटाइम, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गई है, इसको थोड़ा सा, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, आप उसको देख लीजिएगा। ये सम टाइम है, ई आना है W की जगह। सम टाइम रिएक्शंस कंडीशन सच एज टेम्परेचर एंड प्रेशर्स, catalyst etc of the reactions are indicates above and below the arrow of the equations। हमने देखा जो हमारी इक्वेशंस होती हैं उनमें जो एरो होता है उसके ऊपर हम रिएक्शंस की कंडीशंस के बारे में या फिर रिएक्शंस जो हो रही है वो कितने टेम्परेचर पर हो रही है, उसको कितना पर्टिकुलर प्रेशर चाहिए, उसको किसी कैटलिस्ट की ज़रूरत है या नहीं है, उन सारी चीज़ों को भी हम एरो के ऊपर या फिर एरो के नीचे लिखकर दिखा सकते हैं। जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं। ठीक है, इन रिएक्शंस में हमने देखा कि एरो के ऊपर यहाँ हमने हमारे प्रेशर्स को इंडिकेट कर रहा है 340 ATP, और नीचे हमारी सनलाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है और क्लोरोफिल को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन्स हमारे लाइट को या फिर कैटलिस्ट को प्रेजेंट कर रहा है कि किसके प्रेजेंस में हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों को इंडिकेट कर हम रिएक्शंस को, इक्वेशंस को और भी ज़्यादा परफेक्ट बना सकते हैं।
आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे की वीडियो इस चैप्टर से आगे का कंटेंट हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे।